तो अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है चुनाव आयोग की, जो कि लगातार इस पर हमारी नजर भी रहेगी और जो भी इंफॉर्मेशन वहां से मिलने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। और न्यूज 18 ने यह खबर पहले ही दिखाई थी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी हमने आपको बताया था अभी कि ये चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 8, 9 या 10 के बीच हो सकती है और आज 9 तारीख है और आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब से कुछ ही देर में ये घोषित हो जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में किस तारीख को चुनाव होने हैं। इससे पहले जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग ने अपनी पूरी कर ली हैं, सभी जो बंदोबस्त हैं वो हो चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है वहां पर कुछ जो बड़ा क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित है। ऐसे में ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा फोर्सेस की, ज्यादा स्टाफ की जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो पहले चरण में पूरे राज्य का जो प्रशासनिक अमला है वो वहां लगाया जाएगा, चाहे पुलिस बल हो या फिर केंद्रीय पुलिस बल हो, सेना के जवान हो या फिर चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी, वे सभी निष्पक्ष और निर्भीक जो चुनाव है छत्तीसगढ़ में कराएंगे। उसके लिए पहला चरण जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पहले चरण में हो सकता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हो जाएं या फिर दूसरे चरण में, लेकिन 2 चरणों में चुनाव होंगे ये लगभग तय माना जा रहा है। अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मध्य प्रदेश में चूंकि बड़ा राज्य है, कोई संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन क्या यहां पर एक बार में, एक ही फेज में, एक ही चरण में चुनाव होंगे या फिर यहां भी अलग अलग चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। चूंकि ज्यादा 230 के लगभग यहां पर सीटें हैं, अपेक्षाकृत अधिक सीटें यहां पर हैं। फिर राजस्थान भी एक बड़ा क्षेत्र है और वहां भी कुछ कुछ चुनौतियां जरूर हैं। और इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना संभवतः एक ही चरण में दोनों राज्यों में चुनाव होंगे, चूंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां और वहां की चुनौतियों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में चुनाव का ऐलान होगा। जो चुनावी शंखनाद है या चुनाव की रणभेरी कहें जो है वो अब से कुछ ही देर में बजेगी और जो औपचारिक ऐलान है उसके बाद असली जो चुनौती है वो प्रशासन के लिए भी होगी और राजनीतिक दलों के लिए भी, क्योंकि प्रशासन की कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह का प्रचार प्रसार खुले तौर पर नहीं हो। सतीश शैलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। और रविंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका स्वागत है और आऊंगा बारी बारी से आपके पास। पहले शैलेंद्र मैं आपके पास आता हूं, अपडेट क्या मिल पा रहा है, किस तरह की गहमा गहमी है? अब चूंकि बहुत ही ज्यादा समय नहीं रह गया, लगभग 20 से 25 मिनट का समय रह गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन की डेट्स घोषित करने वाला है। बिल्कुल आपने आशीष ठीक कहा कि बिल्कुल आधे घंटे का समय बचा और आधे घंटे के बाद मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अक्सर ये देखने में आता है कि 2 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव किए जाते हैं, तो संभवतः उम्मीद यही है कि इस बार भी 2 चरणों में चुनाव होंगे। चूंकि 12 नवंबर को जो है वो दिवाली और दिवाली के बाद जो है प्रथम चरण का मतदान 17 या 18 तारीख में और इसके अलावा 25 तारीख के आसपास दूसरे चरण का मतदान हो सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 5 से 7 दिसंबर के बीच काउंटिंग और काउंटिंग के बाद जो है वो सरकार का गठन किया जाता है। तो अब तो इंतजार है तो केवल उस वक्त का कि जब तारीखों का ऐलान हो जाए, लेकिन उसके पहले राजनीतिक दल जो है वो किस तरह की तैयारियां उन्होंने की हैं, बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया जी सर मौजूद हैं। सर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद तारीखों का ऐलान होने जा रहा है? लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव, पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक दल है। हम विचार को लेकर सदैव कृत संकल्पित रहते हैं और जब विचार को लेकर अलर्ट रहते हैं तो कहीं न कहीं चुनाव के लिए भी अलर्ट रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मतदान केंद्र से लगाकर तो केंद्र स्तर तक की सारी तैयारियां पूर्ण है। इंतजार है कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी जो है शीघ्र जो है चुनाव की तारीखें घोषित करे। संभावना है कि आज तारीखें आ जाएगी और तारीखों के साथ साथ में आज मध्य प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो जाएगी। सर लेकिन आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके कई दायरे हो जाएंगे, लेकिन भाषा की मर्यादा कैसे बनी रहे, आचार संहिता का उल्लंघन न हो, उसको लेकर कुछ गाइडलाइन पार्टी की तरफ से तय की गई? देखिए, आचार संहिता का मतलब ही होता कि मर्यादा सिर्फ भाषा की नहीं, भाषा के साथ साथ में जो जो काम है, जो जो कार्य करने के हैं, उन कार्यों में भी आचार संहिता हो, भाषा में हो, आचरण में हो, हर जगह मर्यादा हो और उस आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन हो। ऐसा राजनीतिक दल के नाते
और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम आह्वान करते हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सदैव से चुनाव को एक मर्यादित आचरण के साथ लड़ने में विश्वास रखती है। हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। हमारी पंचनिष्ठा में से एक निष्ठा है कि मूल्यों पर आधारित राजनीति, तो हम वैल्यूएबल पॉलिटिक्स करते हैं। और निश्चित तौर पर आचार संहिता के तहत जो नियम है, संवैधानिक दायरा है, चुनावी नियम कंडिकाएं हैं, उनका अक्षर से पालन होना चाहिए। तो आशीष, देखिए राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने वाली है और आज उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। चुनाव आयोग के बस अब इंतजार है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसके बाद तारीख है ये चुनौती तो होगी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि सत्ताधारी दल के लिए भी, जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि सत्ताधारी दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे इसे टैकल करे, चूंकि वो जो प्रभाव डाल सकते थे फिर वो नहीं डाल पाएंगे। दिल्ली चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे, डिटेल्स लेंगे। विनीत के पास चलते हैं। विनीत, अभी की स्थिति क्या है? अब चूंकि बहुत कम समय रह गया है और क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या इनपुट्स? अभी कोई देरी तो नहीं होगी? 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चुनाव आयुक्त हैं अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। जब हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, वहां पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो चुनाव के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सीधे बस ठीक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और जो कई जो अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो वहां पर शुरू हो गया है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी पहुंचेंगे और वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करेंगे और तारीखों की ऐलान करेंगे। तो साफ तौर पर जो चुनाव आयोग की ओर से तो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मैं आपको, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि 6 तारीख को जब बैठक हुई थी, जहां पर जो चुनावी पर्यवेक्षक गए थे उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया था कि आखिरकार किस तरह से जो वहां की स्थिति है, राज्यों की स्थिति है, उसको लेकर के चर्चा की थी और उसके बाद ही यह तय हुआ था कि जो तारीख है वो किस दिन होगा। और अब इसी को लेकर के अब इसका ऐलान जो है वो अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा। मैं आऊंगा, रविंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जी, ठीक है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं और भारत एक ऐसा देश है कि चुनाव आयोग हमेशा बिजी रहता है, कहीं उपचुनाव, कहीं चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, पूरे साल चुनाव होते हैं। लेकिन रविंद्र जी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर इस बार के चुनाव में रविंद्र दुबे क्या बदलाव देखना चाहते हैं? क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो वोटर्स को जरूरी है उनके लिए? मुद्दे तो जो है वो चुनावी है ही, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक तरीके से हो और लोगों को ये लगे कि जो चुनाव हुए वो उसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा, ये उम्मीद बनी रहे, इसके लिए क्या बदलाव होने चाहिए सिस्टम में? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग हमेशा सक्रियता के साथ काम करता है, उसने मतदाता सूची में संशोधन किया, लगातार उसमें सुधार किया, जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ के दिखने लगा। जितनी एक्यूरेट मतदाता सूची बनेगी उतने एक्यूरेट परसेंटेज आएगा। तो इस तरीके से क्या नाम जोड़ना और कटाने की में अभी 1 महीने पहले उन्होंने उसका आचार संहिता, चुनाव मतदाता सूची जारी कर दी है। अब इसके साथ आचार संहिता लग जाएगी तो चुनाव आयोग और प्रशासन को भी चाहिए कि वह सारे संवेदनशील मुद्दों को पर नजर रखिए। यदि कोई इसमें अशांति फैलाने की बात करता है या मैं दुबे जी आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। मोदी के बाद योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है, ऐसा अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए पार्टी कारपेट बॉम्बिंग पर फोकस करेगी। पीएम मोदी की हर राज्य में सभाएं होंगी और इन सभाओं के लिए जो सबसे ज्यादा योगी की जो मांग है या मोदी का जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, सरगुजा में भी पीएम मोदी की रैली होगी, जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और यहां जो अब तक प्रचार हुआ उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ गए हैं, जिसमें प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की डिमांड यहां पर है। रायपुर, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर में प्रधानमंत्री की सभाएं होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर भी जो अभी कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रचार के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये सभी वो चेहरे हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है। विनीत के पास चलेंगे। विनीत, छत्तीसगढ़ की तैयारियों की अगर बात करें तो प्रचार जो आगे होंगे वो प्रचार प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की
चेहरे पर भी होंगे और इनकी डिमांड यहां पर बहुत ज्यादा है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो चेहरा होगा वो छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका डिमांड जो है छत्तीसगढ़ में काफी अधिक है, क्योंकि अगर हम देखें वहां पर सबरी की जो बात में होती है, इसके साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें वहां पर राम सर्किट की भी वहां पर बना है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार यह दावा किया जाता है कि राम सर्किट को जो बनाने का काम है वो जो है उसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने की थी, बीजेपी सरकार ने की थी। हालांकि वहीं पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी यह दावा किया जाता है कि उन्होंने राम सर्किट को जो है वो बनाया है, वहां पर छत्तीसगढ़ में राम सर्किट है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में बन रहा है, उसी के अनुसार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी काफी मांग है। कई जो चुनाव उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं, मुख्यतः उन क्षेत्रों में जहां पर जो राम सर्किट की बात हुई थी, जहां पर लोग इन्हें सुनना चाहते हैं और लोकप्रियता की एक बड़ी ये प्रतिमूर्ति बन गए हैं और लोकप्रियता इनकी पूरी दुनिया में है। ऐसे में लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। सतीश एलियट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सतीश जी, और ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे रविंद्र दुबे जी से, ये उन्होंने एक पॉइंट बताया, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी इसके बारे में जरूर बताएं कि चुनाव आयोग चूंकि बहुत बड़ी एक संस्था है और इतने बड़े देश में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होता है। खासकर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बहुत सारी भौगोलिक चुनौतियां भी वहां पर आती रहती हैं। ऐसे में बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत सटीक तरीके से चुनाव आयोग चुनाव कराता है, लेकिन एक कोई कमजोर कड़ी अगर सतीश जी को दिखाई देती है कि यहां पर थोड़ा अगर काम हो तो बेहतर परिणाम हो सकते हैं, आपकी नजर से? मेरी नज़र में मतदान का ज़्यादा प्रतिशत वो एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मतदान का प्रतिशत अगर ज़्यादा होगा तो लोकतंत्र में हम ये कह सकते हैं कि वो चुनाव सही हुआ है। जब कम मतदान होता है किन्हीं क्षेत्रों में या किन्हीं राज्यों में, उसका मतलब ये होता है उतने प्रतिशत वो जनता की राय नहीं है किसी सरकार को चुनने में। और हालांकि अब मतदान का प्रतिशत काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था असम जैसे राज्य में जब कुल मिला के 1.5 या 2% से भी कम मतदान पाने वाली पार्टी को वहां सरकार बन गई थी, क्योंकि मतदान का बहुत बड़े पैमाने पर बहिष्कार उस समय किया गया था। लेकिन चुनाव हुआ और सरकार भी बन गई थी, तो अब उसको हम डेमोक्रेटिक सरकार तो नहीं कह सकते थे ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में अच्छा मतदान प्रतिशत हुआ था और आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग को पूरी कोशिश ये करनी चाहिए, राजनीतिक दलों को भी ये कोशिश करनी चाहिए और हम सब पत्रकारों को भी, पूरे मीडिया जगत को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि मतदान का प्रतिशत ज़्यादा हो, मतदान के प्रति लोगों में रुचि ज़्यादा हो। ज़्यादा प्रतिशत मतदान होगा तो नतीजा बेहतर और सटीक आएगा और मुझे लगता है कि वो जब उस तरह का जब नतीजा आएगा तो वो सरकार बेहतर काम कर पाएगी। सरकार के ऊपर जनता का एक दबाव भी रहता है। बिल्कुल, मैं रविंद्र जी बहुत जरूरी है। मैं रविंद्र जी से भी इस बारे में, चूंकि रविंद्र जी भी सर अभी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जितनी एक्यूरेट जो वोटर लिस्ट है होगी तो उतना अच्छा प्रतिशत होगा। रविंद्र जी, वही बात एक बार फिर से निकल कर आई है, सतीश जी ने भी उसी का जिक्र किया। लेकिन सर एक चुनौती ये रहती है कि शहरी क्षेत्रों में अमूमन क्या होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से युवा हैं, कमाने के लिए घर से बाहर निकल गए या किसी और राज्य में चले गए या किसी और देश में चले गए, तो ऐसे बड़े पैमाने पर युवा हैं जो पलायन कर गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग शहरों में काम करते हैं, जो ज्यादा उम्र के हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो तो अक्सर देखा जाता है कि वोट के समय वोट डालने के लिए भले ही 4-5 दिन की छुट्टी लेकर घर लौटते जरूर है, लेकिन युवाओं में इस बात को लेकर कई बार एक उत्साह की कमी दिखाई देती है। कारण क्या मानते हैं आप? क्या चुनाव आयोग को इसके लिए कोई पहल करनी होगी या राजनीतिक दलों को इसके लिए पहल करनी होगी? दुबे जी। देखिए, राजनीतिक दलों को इसकी ओर पहल करना चाहिए। जो लोग बाहर चले गए हैं, जब हम पैसे से मोबाइल से पैसा निकाल रहे हैं, मोबाइल से सारी गतिविधियां कर रहे हैं, तो मोबाइल के माध्यम से वोट रजिस्टर्ड कराने का भी संसाधन बनना चाहिए। इस तरीके के एक ऐप आना चाहिए जिसमें आदमी के पास ये संसाधन हो कि जहां हो
तो बहुत सारे से प्रतिशत और तेजी से बढ़ेगा। देखिए, हम अभी देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में या पिछड़ी बस्तियों में या गरीब इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा अभिजात्य वर्ग के लोग रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा धनाढ्य लोग रहते हैं, वहां वोट का प्रतिशत 35, 36 और 40% से ज्यादा नहीं होता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पढ़े लिखे लोग ही वोट डालने नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में सबसे ज्यादा वोट होता है जहां सबसे ज्यादा निचली बस्तियां हैं, गरीब इलाके हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी हैं या ग्रामीण इलाके, यहाँ सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज लगातार निकल के आता है और वहां उत्साह रहता है। वहां 70-75% तक वोटिंग होती है। और जिन इलाकों में हम देखते हैं जहां अभिजात वर्ग की कॉलोनियां हैं, अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं या अधिकारी रहते हैं, वहां कम परसेंटेज होता है, क्योंकि वो लंबी लंबी लाइनें देख के लौट जाते हैं या वहां बूथ तक जाना ही पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से कई चीजें ऐसी आती हैं जो वोट के परसेंटेज को गिरा देती हैं। जहां मान के चलिए एक इलाके में 80% वोटिंग हो जाएगी और 1% में 35% वोटिंग हो जाएगी, तो वोट परसेंटेज अपने आप गिर जाएगा। यदि चारों तरफ एक जैसा वोट होगा तो वोट का प्रतिशत भी एक जैसा आएगा। मतदाता सूची में जिस तरीके से संशोधन लगातार हुए हैं, ट्रांसफर जिन लोगों के हो जाते हैं उनके नाम कट जाते हैं, जिन लोगों का निधन हो जाता है उनके नाम कट जाते हैं। पहले 5-5 साल 10-10 साल कटते नहीं थे, अब हर 2 महीने में इनको अपडेट करना पड़ता है और चुनाव आयोग की टीम लगातार 5 साल लगातार काम करती है। इससे मतदाता सूची बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो गई, डुप्लीकेसी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। कई बार ऐसा होता रहा, विधानसभा क्षेत्र बदल जाता था, कोई पहले किराए से रहता, फिर मकान खरीद के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चला जाता था। तो अभी मतदाता सूची के एक्यूरेसी से मतदान का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन ये प्रतिशत बढ़े इसके लिए प्रयास होने चाहिए। निराशाजनक, बिल्कुल ये प्रतिशत बढ़े इसके लिए प्रयास होने चाहिए, चुनाव को करना चाहिए। ये कोशिशें हम अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी सतीश जी ने जिक्र किया कि सभी को इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। और ये रविंद्र जी भी इस बात के पक्षधर हैं कि सारे सिस्टम में जब कॉन्फिडेंस आएगा, सब एक साथ एक्टिव होंगे, तो ये जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। लेकिन ये प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। लेकिन सर, इसके लिए सतीश जी मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। जैसा कि दुबे जी जिक्र कर रहे थे कि जैसे फोन से अगर हम वोट के कोई सिस्टम या कोई ऐप तैयार करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और 100% वोटिंग तक जा सकती है, इसके भी कयास है। लेकिन एक तरफ तो राजनीतिक दल वीवीपैट और जो मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, उस पर भी सवाल उठाते हैं। वो पर्चियों से वापस मत पेटियों में वापस वो लाना चाहते हैं सिस्टम को। तो क्या वहां पर ये ऑनलाइन ऐप वाला ये काम कर पाएगा? क्या उसके वो पक्षधर होंगे? क्योंकि जो जीतेगा वो तो ठीक है, जो हारेगा वो हैकिंग और तमाम तरह के सवाल उठाने लगेगा, जैसे कि ईवीएम पर उठते ही आ रहे हैं। इसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सही बात आपने कही है। मतदान का जो प्रतिशत है वो जब तक 100% नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक रूप से जो फैसला हुआ वो सही हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भी इतना विरोध किया गया, जबकि वो बहुत एक प्रूव्ड व्यवस्था है। जब हमने ठप्पे वाली व्यवस्था भी देखी है और उस दौरान जो हिंसा होती थी और तमाम तरह की जो बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी, वो भी हमने बहुत देखी हैं। लेकिन हम बहुत आगे उसमें निकल आए मतदान के प्रतिशत में। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से ये मानना है, जिस तरह से हमने आधार को अनिवार्य किया और सारे लोगों ने, आप पढ़े लिखे या अनपढ़ तक के लोग अनिवार्य रूप से आधार बनाते हैं, उनको योजनाओं का लाभ, राशन का लाभ सब उससे जोड़ दिया गया है। हमें यह करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कि हमको मतदान भी अनिवार्य करना होगा। हर व्यक्ति को, जो वोटर है, उसको मतदान करना ही होगा। यह हमारी नागरिकता का पर्याय जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमारी डेमोक्रेसी में सही निर्णय नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए जो राजनीतिक दलों की एकता बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की राय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे से मसले पर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो मतदान की अनिवार्यता की जानी चाहिए, जैसे वो नागरिकता का पर्याय, जैसे आधार को हमने मान लिया और हर व्यक्ति ने आधार कार्ड बनवा लिया है, छोटे छोटे बच्चों तक के बन गए हैं। लेकन मतदान बहुत आवश्यक किया जाना चाहिए, देर से देर, लेकिन करना ही जरूरी है। दुबे जी, चुनाव इस बारे में आपका भी रिएक्शन लूंगा। सतीश जी कह रहे हैं कि मतदान जैसे आधार अनिवार्य हो गया, बच्चों के भी बन गए, बहुत सारे हमने कैंप्स लगा करके बहुत कोशिश करके सभी को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। लेकिन उसकी फिर प्रूफिंग भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड नकली भी बना लेते हैं लोग और बहुत, तो ये जो है इसको भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई लूपहोल ना रह जाए। मैं अपने, हमारे जो सहयोगी विनीत दिल्ली से मौजूद है, शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बीच बीच में अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि विनीत इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। शैलेंद्र, एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि अभी जब आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ बदलाव पार्टियों के लिए होंगे प्रचार के लिए। अभी क्या इसके बारे में रणनीति बनना शुरू हो गई है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टियों की कोई बैठक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? किस तरह की रणनीति और कैसे उसे प्रभावी किया जाएगा?
देखिए बिल्कुल आशीष आपने ठीक कहा कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दल, अगर प्रमुख दलों की बात करूं तो पूरी तरीके से एक्टिव जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि देखिए इसी वक्त का तो तैयारी जो है वो लंबे समय से दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही थी कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उसके बाद जो रणनीति तैयार की गई है उसको जमीनी स्तर पर उतारा जाए। तो तमाम जो तैयारियां हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा की गई हैं। अब केवल इंतजार है तो केवल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का, और उसके बाद जो है वो मैदान में ये तैयारियां इनकी दिखेंगी। जिस तरीके से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पन्ना से लेकर बूथ तक की सारी जो जानकारियां हैं वो जुटा ली गई थी, लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो अब बीजेपी को कहीं कोई दिक्कत आप भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आपके पास में रहूंगा, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, चर्चा आगे जारी है।